हेलो स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने कल क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जिसके अंदर फिजिकली, मेंटली, सोशियली, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें यदि व्यक्ति इन चारों तरीक़े से यदि व्यक्ति हेल्थ है तो उसे कंप्लीट हेल्थ का नाम हम देते हैं। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहा था, रिप्रोडक्शन से संबंधित जो हेल्थ की अपन बात कर रहे हैं वही क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके अंदर हमने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे थे जैसे एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी है, इनकी बातें अपन करेंगे। इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं, इस कवर में इसके अंदर अपना पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर इंक्लूड है इसके अंदर। तो आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपको पढ़ा दिया था एमटीपी, एसटीडी वगैरह के बारे में, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताया था। मतलब हम पढ़ रहे थे बर्थ कंट्रोल, और बर्थ कंट्रोल में हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियली और नेचुरली किस प्रकार से बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पिल्स मैंने आपको बताई थी जिनमें कुछ हॉर्मोन्स वाली हैं, कुछ आयंस रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों बंध्यता। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बंध्यता होती क्या है। देखो, बंध्यता का मतलब ये होता है कि दो दंपति हैं और वो दोनों दंपति, अभी हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा है बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल में आपने ये देखा है कि जो दंपति है या जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि उनकी संतान हो। लेकिन बंध्यता वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इससे हटकर है कि माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान हो लेकिन संतान नहीं होती है। और बंध्यता कब आती है, यानी कि 2 वर्ष तक, सहवास के बाद भी यदि संतान उत्पन्न नहीं होती है तो इसको अपन क्या कहते हैं, बंध्यता नाम देते हैं। आई बात समझ में। यदि इसके कारण की अपन बात करें, क्या क्या कारण हो सकते हैं बंध्यता के, यदि अपन बात करें, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब था कि सीमन के अंदर, जो मेल का जो सीमन है उसके अंदर स्पर्म की संख्या क्या है, कम है। और मैंने कहा था कि स्पर्म की संख्या 250 से 300 मिलियन होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है स्पर्म ओम तक नहीं पहुंच पाए, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण क्या आती है बच्चों, बंध्यता आती है। तो यहां अपन इनके रीजन की बात करें, शारीरिक कारण हो सकता है, शरीर में कोई डिफेक्ट हो सकता है, कोई कमी हो सकती है, जन्मजात कोई रोग हो सकता है, या जन्म के बाद में कोई ऐसी कोई दुर्घटना जिससे जनन अंग प्रभावित हो जाएं, रोगजन्य कोई कारण हो सकते हैं। या अपन बात करें कि ऐसी कोई एंटीबायोटिक से ऐसी कोई दवाई का सेवन कर लिया हो जिससे आगे जाके दिक्कत आए, उसको कह देते हैं औषधिक। इम्यूनोलॉजिकल को आप कहोगे प्रतिरक्षात्मक। और लास्ट वाला है साइकोलॉजिकल, जिसको आप कह सकते हो मनोवैज्ञानिक। एक बार आप इनको नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये कारण किस प्रकार से काम करते हैं। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। देखो सुनो, इसको बीच में रोक लिया करो, वीडियो को रोकने के बाद में आप इसमें से नोट कर लिया करो। शारीरिक आप समझ पा रहे हो कि शरीर में कोई कमी या कोई किसी कारणवश, ठीक है, मेल या फीमेल जो हैं वो संतान उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। कोई जन्मजात ऐसा रोग हो सकता है, किसी दूसरी बीमारी के कारण जनन अंग प्रभावित हो गए, औषधियों के सेवन से कोई इम्यूनिटी सिस्टम में मिस्टेक हो गई,
या फिर मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी अपन कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको इसके रीज़न याद रखने हैं कि ये बंध्यता के कारण हैं, यानी कि मेल फीमेल जो है दोनों में से कोई भी इस कारण इसमें हो सकता है। बंध्यता मेल में भी आ सकती है, फीमेल में भी आ सकती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है कि 2 वर्ष तक सहवास के बाद में भी यदि संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो उस दंपति को बंध्यता यानी कंडीशन हम कह सकते हैं। आई बात समझ में? अब उसके रीज़न ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जाएगा, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा है कि बंध्यता होती क्या है, क्या कारण से हो सकती है, ये हमने पढ़ लिए हैं। तो अब बंध्यता से किस प्रकार से बचा जा सकता है। देखो ये दंपति हैं, अब आपने देखा है कि ये दो दंपति जो हैं, इन दंपति में संतान उत्पन्न नहीं हो रही, यानी कि इच्छा होने के बावजूद भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इच्छा उत्पन्न होने के बाद भी यदि संतान उत्पन्न नहीं हो रही तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, संतान पैदा करवा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, इसको कंबाइंड रूप से कहा जाता है बच्चों ART। क्या कहा जाता है? ART। और ये ART का फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको याद ये रखना है कि ये वो टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के द्वारा एक बंधे दंपति को संतान उत्पन्न करने में उनकी हेल्प करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा मैं यदि आपको बताऊं कि एक ऐसे दंपति हैं जिनमें ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है। तो ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन में आप समझ रहे हो कि फीमेल जो है वो एकदम हेल्थी है, वो संतान उत्पन्न कर सकती है, लेकिन मेल जो है उस मेल के अंदर क्या हुआ, स्पर्म की संख्या कम है। तो अपन क्या करेंगे, उसके सीमन में से स्पर्म को निकाल के इन टेक्निक्स की सहायता से फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पर स्पर्म को क्या कर देंगे, डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे और ओवम के साथ स्पर्म क्या करेगा, निषेचन कर लेगा। बोलो, ये सारी टेक्निक है। कोई फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उसमें ओवम प्रोड्यूस करवा देते हैं, या दूसरी जो डोनर फीमेल होती है उसका दूसरी महिला का ओवम लेके उसकी फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। किसी में जाइगोट नहीं बन रहा है तो जाइगोट बाहर से बना लेंगे। तो इसमें इन विट्रो इन विवो टाइप से कुछ ये सारी टेक्निक्स होती है। इसको नोट कर लो, उसके बाद में अपन इसका आगे की बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक है। आपने IVF का नाम तो बहुत सुना होगा, इसके एड भी बहुत आते हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें टेस्ट ट्यूब भी आपने पढ़ा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसकी बात आगे करेंगे। टेस्ट ट्यूब भी आपने सुना होगा, वो IVF के द्वारा ही किया जाता है। नोट करो, देखिए IVF की बात कर लेते हैं। IVF का पूरा नाम याद रखना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो और इन विवो के बारे में आप अच्छे से जानते हो। इन सिटू एक्स सिटू जो अभी आपने पढ़ रखा है। देखो, यदि बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इन विवो, और बॉडी से बाहर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। तो यहां पे आपको लिखना है आउटसाइड ऑफ बॉडी, या आप कह सकते हो कि शरीर से बाहर, बॉडी से बाहर क्या करवाते हैं, निषेचन करवाते हैं। क्या करवाते हैं बच्चों, बॉडी से बाहर निषेचन करवाते हैं। और उसके बाद में जब जाइगोट, देखो बॉडी से बाहर निषेचन होने का मतलब क्या है, फेलोपियन ट्यूब, मैंने कहा था कि फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म ओवम का निषेचन होता है, तो वो कंडीशन यहाँ नहीं हो रही है। ये कब लागू होती है कि जैसे मान लो कोई दंपति है, उसके अंदर
ओवम भी बन रहा है, स्पर्म भी बन रहा है, लेकिन निषेचन नहीं हो पा रहा है, यानी कि ऐसी वहाँ पर कंडीशन नहीं है, अनुकूल कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे निषेचन हो जाए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, आउटसाइड बॉडी के बाहर क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट को कहाँ डाल देंगे, फीमेल के यूट्रस में, यूट्रस में डाल देंगे। यदि वो ज़्यादा सेल हो गया है तो उसको क्या कर देंगे, यूट्रस में। और यदि कम सेल का है, जैसे मोरूला बना है, जाइगोट मोरूला ब्लास्टुला जो मैंने बताया था, यदि वो अधिक दिनों का हो जाता है तो उसको यूट्रस में डालते हैं, और कम का है तो उसको कहाँ डाल देंगे, फेलोपियन ट्यूब में। क्योंकि 7 दिन तक फेलोपियन, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, उसके बाद में यूट्रस में जाता है, और इम्प्लांटेशन होता है बच्चों 7 दिन के बाद में। तो वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डालते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। ये लिखो, लिख लिया क्या, रोक के कर लिख लिया करो इसको। ZIFT की बात करते हैं बच्चों, ZIFT इसका पूरा नाम है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो जेड लिखा हुआ है, जेड, जेड का मतलब है जाइगोट। ये आपको समझ में आ रहा है। जाइगोट कैसे बनाएंगे, यहां हमारे पास में है डोनर मेल और डोनर फीमेल। इस डोनर मेल से हमने क्या लिया, डोनर मेल से हमने लिया स्पर्म, इससे लिया हमने ओवम। दोनों का हमने क्या करवा दिया, निषेचन करवा दिया, जाइगोट बन गया। और ये जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज होगा, 8 कोशिकाएं इसके अंदर बन जाएगी, ब्लास्टोमेर बनता है। अब इसको क्या कर देते हैं, इन फेलोपियन ट्यूब, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में अपन ने इसको क्या कर दिया बच्चों, ट्रांसफर कर दिया। ये लो ट्रांसफर, ठीक, लिख लो। एक एक की बात करेंगे अपन। ये 8 सेल वाली कंडीशन जो है, इसको आप ब्लास्टोमेर भी लिख सकते हो। वैसे सारी बातें अपन ने पहले कर ली है, तो कन्फ्यूजन वाली तो दिक्कत ही नहीं है। ब्लास्टोमेर कह दो, या 8 कोशिकाओं का समूह है, ठीक। डायग्राम से यदि आप इसकी बात करें तो इस प्रकार से ये जो फेलोपियन ट्यूब हो जाएगी, यूट्रस हो गया, ठीक है। ये जाइगोट जो बना है, इस जाइगोट को अपन यहाँ से जो टेक्निक चल रही है जिसका नाम है ZIFT, तो यहाँ से इस जाइगोट को उठाया। कब, ये जब 8 सेल वाली कंडीशन में चला गया, यानी कि इसके अंदर क्या बन गए बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है। इसको यहाँ से उठाया और फेलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसको बोलते हैं ZIFT। किन लोगों में ये कारगर है, जिनके अंदर जाइगोट नहीं बनता है, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद अपन बात करेंगे IUT। इसकी फुल फॉर्म है बच्चों इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, एम्ब्रियो 8 कोशिकाओं से, मोर देन 8 सेल, 8 कोशिकाओं से
8 कोशिकाओं से अधिक का होता है। यानी कि जब एम्ब्रियो 8 कोशिकाओं तक था तब तो कौन सा चल रहा है, ZIFT, यानी कि उसको अपन फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ZIFT फेलोपियन ट्यूब, यहाँ देखो F लिखा हुआ है फेलोपियन ट्यूब। जाइगोट ये कह रहा है कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब यदि मान लो कि ये जो आप कह रहे थे कि ये 8 सेल वाला है, ये 8 सेल से ज़्यादा का हो गया, तो अब इसको सीधा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, यूट्रस के अंदर। ये क्या है, यूट्रस के अंदर बच्चों इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये वाली जो टेक्निक है जिसको हमने यूट्रस में ट्रांसफ़र किया है यहाँ, इसको बोलते हैं IUT। ZIFT फेलोपियन ट्यूब में, देखो फेलोपियन ट्यूब में और यूट्रस, यूटेराइन। ये क्या, यू किसको बता रहा है, यूट्रस को। ये लो, करो इसको, नोट करो। इसका यदि अपन डायग्राम से देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसमें क्या क्या होता है कि जब एम्ब्रियो, ये नोट कर लिया ना। अब देखो ये कंडीशन बन गई है, इसके बाद में अपन कह रहे हैं कि ये हमारे पास में यूट्रस है। ठीक है, ये यहाँ ओवेरीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से दिख रहा है, ये लो, डायरेक्ट ये यूट्रस है और यहाँ पर इसको उठा के सीधा यहाँ पे डाल दिया जाता है। ये IUT के लिए और ये ZIFT के लिए। क्लियर? ये तो बात हो गई बच्चों, निषेचन को अपन क्या करवा रहे हैं, बाहर करवा रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब यदि मान लो कि किसी के अंदर ओवम नहीं बन रहा है, स्पर्म नहीं बन रहा है और बाकी सारी कंडीशन हो रही है, ये उन लोगों में है जिनमें निषेचन बॉडी के अंदर नहीं होता है, ये तीनों चीज़ें वहाँ लागू होती है। अब आगे अपन उनकी बात करेंगे जिनके अंदर निषेचन भी हो रहा है, इम्प्लांटेशन भी हो रहा है, लेकिन गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जैसे मान लो मेल में नहीं हो रहा है, फीमेल में नहीं हो रहा है, तो वो जैसे स्पर्म हमने डाल दिए, इंसेमिनेशन करवाते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। ओम नहीं बन रहा है तो हमने एक डोनर फीमेल ली और डोनर फीमेल से ओम लिया और उस ओम को वहाँ कर दिया, जो जिस महिला के अंदर ओम नहीं बन रहा है उसके अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसको आप नोट कर लो एक बार। ठीक है बच्चों, ये मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी आपको याद रखनी है और आगे वाली क्लास में मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊँगा कंप्लीट। ठीक है ना, और वो थ्योरी आपको नोट करनी है। एक बार ये बात कर लेते हैं, इन विट्रो कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं अपन इन विवो फर्टिलाइजेशन, और इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है GIFT। इसका पूरा नाम हो जाएगा बच्चों गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है मैंने G, और G का मतलब क्या समझ रहे हो आप, गैमेट, हिंदी में बोलते हैं युग्मक।
यानी कि मेल या फीमेल जो दंपति है, उन दंपति में मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक में गैमेट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब मेल है तो स्पर्म नहीं बन रहा है, फीमेल है तो ओवम नहीं बन रहा है, या मेल जो है उसमें ओलिगोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब उसमें स्पर्म की संख्या कम है तो वो ओवम को निषेचित करने में सक्षम नहीं है, तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, गैमेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। या अपन बात करें, ये हो गया इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई फीमेल है और वो ओवम उत्पन्न करने में असक्षम है, ओवम उत्पन्न करने में असक्षम है, तो उनके अंदर ये विधि कारगर होती है, GIFT। ठीक है, फीमेल डज नॉट प्रोड्यूस ओवम, याद रह जाएगा। GIFT ऐसी महिलाएं जिनमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है, ओवम डेवलप नहीं होता है, तो उन महिलाओं में हम डोनर फीमेल से ओवम लेके उनके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट क्या कर रहे हैं, जाइगोट कर रहे हैं क्या, नहीं, अपन कर रहे हैं गैमेट। क्या कर रहे हैं, गैमेट कर रहे हैं। एक इसके अलावा यदि अपन मेल की बात करें, ICSI स्पर्म से रिलेटेड है, और इसमें आपको याद रखना है बच्चों, इंट्रा रेड से लिख देता हूं ताकि दिख जाएगा, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म, एस से स्पर्म और आई से इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों कि ऐसा कोई पुरुष जिसके अंदर ये जो स्पर्म है, जनरली आपने देखा है कि स्पर्म की आकृति ऐसी होती है, लेकिन ये तो क्या होता है, नॉर्मल। ये कंडीशन हम किस में लगाएंगे, ये कंडीशन लगाएंगे जिसके अंदर स्पर्म इस प्रकार का है, मतलब अगतिशील है। ऐसा व्यक्ति जिसका स्पर्म क्या है, अगतिशील है, तो इसको अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये स्पर्म है, इस स्पर्म को स्पर्म पीपेट होता है एक, ठीक है, क्या होता है बच्चों, स्पर्म पीपेट। स्पर्म पीपेट पे इसको रखेंगे और इस स्पर्म को क्या कर देंगे, ओवम के पास में डाल देंगे। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं इंजेक्शन पीपेट, ठीक है। और ये वो स्पर्म है जो क्या है, अगतिशील है। तो जो इंजेक्शन पिपेट होता है जिसके ऊपर स्पर्म को हम डालते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ओवम के पास में भेजते हैं, उसको बोलते हैं इंजेक्शन पिपेट। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ICSI का पूरा नाम क्या है, ICSI कैसे पुरुषों में कारगर साबित होगी जिनमें अगतिशील स्पर्म होते हैं, उसके अंदर कौन से इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, इंजेक्शन पिपेट। क्लियर है, ये बात हो गई अपनी ICSI की। एक बार इसको आप रोक के नोट करो। कर लिया। इसका लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई पुरुष है या ऐसा कोई मेल है जिसमें स्पर्म नहीं बनते हैं। तो स्पर्म नहीं बनते हैं तो इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, जो स्पर्म डोनर होता है उससे अपन क्या करेंगे, जो स्पर्म है उनको कलेक्ट करेंगे। जो स्पर्म डोनर कौन होता है, एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति जिसकी बॉडी में
नॉर्मल कंडीशन में स्पर्म बनते हैं तो वो व्यक्ति स्पर्म डोनेट कर सकता है। अब स्पर्म डोनर जो होता है वो एक ऐसे व्यक्ति को स्पर्म डोनेट करेगा जिस व्यक्ति में स्पर्म नहीं बन रहे हैं या उसका स्पर्म इतना कैपेबल नहीं है कि वो ओम को फर्टिलाइज कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए स्पर्म डोनर से क्या लिए जाते हैं, स्पर्म लिए जाते हैं। अब इसमें क्या किया, स्पर्म को हमने कलेक्ट कर लिया, जैसे ये स्पर्म है, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहाँ, वेजाइना में कर सकते हैं। वेजाइना के द्वारा ये कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, और यूट्रस, यहाँ पर कह सकते हो इसको फैलोपियन ट्यूब। आई बात समझ, निषेचन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। ऐसे पुरुष जिसके अंदर स्पर्म नॉन मोटाइल हैं या उनमें स्पर्म बनते नहीं है या ओम को निषेचित करने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं होती है, तो उनमें क्या करते हैं, स्पर्म डोनर से स्पर्म लेंगे और उनको कलेक्ट करने के बाद में स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पर, वेजाइना या यूट्रस के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, ये अपनी बात होगी। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक नेचुरल इंसेमिनेशन बताया था मैंने, इंसेमिनेशन का मतलब बताया था ना, एक था इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब था मेल बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना, और इंसेमिनेशन का मतलब है कि फीमेल बॉडी में स्पर्म का प्रवेश करना। तो हम क्या करवा रहे हैं, कृत्रिम विधि के द्वारा जो फीमेल की वेजाइना है उसके अंदर बाहर से स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, और इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक चीज़ आप यहाँ पे सुन लेना, आज की क्लास में जो भी बातें हमने पढ़ी है ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपने याद कर ली तो मान लो कि आपका रिप्रोडक्शन, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये कंप्लीट आपका कवर हो चुका है। और ये आपके पास में ऐसा टाइम है कि इस टाइम में आप जितना कवर कर लोगे वो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको आप नोट कर लो। आज के लिए इतना, लगभग ये अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको इसमें कल के जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं आपको केवल दूँगा थ्योरी, और उस थ्योरी के अंदर आपको क्या मिलेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनका जिक्र एक बार दोबारा से हो जाएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको लिखी हुई थ्योरी भी मिल जाएगी, उसको आप नोट कर लेना। चैप्टर अपना फिनिश है, थ्योरी आपको कल की क्लास में मिलेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।